भुट्टो साहब की जो पीपल पार्टी थी और आज की पीपल पार्टी का मुकाबला करें तो मुकाबला नहीं हो सकता। भुट्टो साहब के बाद तो कमान संभाली बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने, लेकिन इसके बाद बेगम साहब को फोर्स किया और बेनज़ीर साहबा को चेयरपर्सन बना दिया। ये अंदरूनी साजिश थी कि बेगम साहब सही फैसला नहीं कर सकती। बेनज़ीर साहबा वालिद साहब की सोच के बराबर चलती थी, पार्टी को बड़ी अच्छी तरीके से चलाया, गरीब परवर भी थी, पार्टी की मजबूत कमांड उनके हाथ में थी और आवाम भी उनके साथ थी। मैंने तकरीबन 4000 नौकरी दी इंक्लूडिंग कराची। इसमें हर जबान का आगे बल्दिया के अंदर काम कराए, गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए अस्पताल का काम शुरू हो गया था। ये 86 में संग बुनियाद रखा था, तो यहाँ काम कराए मैंने। पहले करप्शन थी लेकिन पर्दे में होती थी। अब तो ये है कि जो अफसर साहब ब्यूरोक्रेट्स उनके बाकायदा दलाल घूमते हैं ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, और 2 पट्टी के चप्पल पहनने वाले थे आज बड़े बड़े महलों के मालिक हैं वो। तो करप्शन तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली खोसो, यूनाइटेड टीवी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका पॉलिटिक्स से बहुत ही पुराना वास्ता है और बहुत ही पुराने ये सियासी कारकुन भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वज़ीर बल्दियात सिंध के, और इनका नाम है KS मुजाहिद खान बलोच। इनसे हम बातचीत करेंगे इनकी सियासी करियर के हवाले से, इनकी जो इस वक्त क्या पॉलिटिक्स को ये लोग देख रहे हैं और इनमें आज की पॉलिटिक्स में और इनके दौर की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है, इस हवाले से भी इनसे जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगा कि आपने अपना सियासी करियर कौन से सन में आगाज़ किया और कौन सी पार्टी से आप पहले सियासी जो है कारकुन मुंतखब हुए? सबसे पहले मैं 1967 में इंडिया से जब आया तो उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक तहरीक चल रही थी अयूब खान के ख़िलाफ़, तो उसमें हम शामिल हुए। और जब पहला जो कन्वेंशन हुआ था हाला में, जब मैंने पीपल पार्टी की एज ए कारकुन शमूलियत की थी। उस वक्त आप सिर्फ कारकुन थे, कोई ओहदा वगैरह भुट्टो साहब की जानिब से मिला आपको? उस वक्त तो मैं कारकुन ही था, लेकिन जब मुल्क में ज़िया-उल-हक का मार्शल लगा, इसके बाद जब भुट्टो साहब जमानत के ऊपर आए थे तो उसके बाद मुझे इन्होंने सिटी एरिया का प्रेसिडेंट नामजद किया था भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। और इसके बाद जब बेगम साहब चेयरपर्सन बनी, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, तो मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया और नसीम मेहतर एडवोकेट साहब जो थे हमारे, उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए थे। तो सर उस वक्त की सियासत किस तरह थी, थोड़ा इस पे बताइएगा। भुट्टो साहब के सोचने का, काम करने का तरीक़ेकार, नज़रिया कैसा था, थोड़ा आप बताइएगा। उस वक़्त की सियासत ऐसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कि वो बहुत गरीब नवाज थे, लोगों को नवाजने वाले थे। और उन्हीं के दौर में उन्होंने कराची की कच्ची आबादी थी वो बनाई और उनकी एक अच्छी सोच थी और बहुत भले आदमी थे। 1977 में जो अर्ली इलेक्शन करे असेंबली तोड़ के, तो उन्होंने कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग में से हकीम सईद साहब उर्दू स्पीकिंग के थे, जो कराची के अच्छे लोग, उनको भी टिकट दिया था। लेकिन उनके साथ ये उस ज़माने में जमात इस्लामी ने जो हसर किया है कि पोलिंग स्टेशनों में उनकी फैमिलीज़ के कपड़े फाड़ दिए, ये फाड़ दिया, तो शुरुआत तो वहाँ से जमात इस्लामी ने की थी। यूँ भुट्टो साहब तो बहुत एक अजीम आदमी थे। तो भुट्टो साहब की जो पीपल पार्टी थी और आज की पीपल पार्टी का मुकाबला करें तो मुकाबला नहीं हो सकता। तो सर भुट्टो साहब के बाद जब उनको फांसी दी गई, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा ने वो कराची आई, यहाँ पे इस्तकबाल हुआ, उन्होंने कमान संभाली पीपल्स पार्टी की। तो भुट्टो साहब के बाद तो कमान संभाली बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने, उनको भुट्टो साहब नामजद करके गए थे। इसके बाद फिर ये 2-3 साल चलते रहे बेगम साहब, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने ऐसी कोई साजिश की अंदर और बेगम साहब को फोर्स किया और बेनज़ीर साहिबा को चेयरपर्सन बना दी। ये अंदरूनी साजिश थी कि बेगम साहब सही फैसला नहीं कर सकती बोले, इसलिए कहकर। तो उस वक्त बेनज़ीर साहिबा ने ये फ़ैसला एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके हक़ में आया था। जी। तो उस वक्त बेनज़ीर साहिबा की क्या सोच थी और किस तरह वो अपने वालिद साहब के यानी भुट्टो साहब की विज़न को देख रही थी, उस पर थोड़ा बताइएगा। वो बेनज़ीर साहिबा को तो ऐसा था ना कि वो बहुत ही एक अच्छी सोच वाली थी और उसके अलावा वो वालिद साहब की सोच के बराबर चलती थी और पार्टी को बड़ी अच्छी तरीके से चलाया। और वो भी एक गरीब परवर भी थी और पार्टी की मजबूत कमांड उनके हाथ में थी और आवाम भी उनके साथ थी। आवाम, आपने कहा जैसे कि आवाम उनके साथ थी, तो
क्या ऐसी चीज़ें थी जो बेनज़ीर साहिबा को जिस चीज़ में रुकावट आ रही थी? क्योंकि अब हमने देखा कि उस वक्त MRD तहरीक भी चली, काफ़ी ऐसे तहरीकें चली माशाल्लाह के ख़िलाफ़, तो क्या हार्डल्स उनके दरमियान आए थे? उस वक्त उन्होंने कैसे फेस किया? MRD तहरीक तो बहुत पहले चली ना। इसके बाद जब बेनज़ीर साहब आए 88 में, तो वो कुछ कंडीशन के साथ आए थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो उनको नहीं आना चाहे था। तो उनमें बहुत सारे फैसले ऐसे करने पड़े कि जो इनकी मर्जी के नहीं थे। अब की सियासत, अब की पीपल्स पार्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं बेनज़ीर साहिबा के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है इसकी कमान संभाली, शरीक के चेयरमैन हो गए और बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो चेयरमैन बना दिया। तो बिलावल साहब जैसे ही अभी इलेक्शन लड़ा, उनका ये पहला इलेक्शन था और उन्होंने जीत हासिल की, तो इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? बिलावल साहब की सियासत या भुट्टो साहब की सियासत के दरमियान क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है भुट्टो साहब की सियासत में और इनकी साथ। ये ना इनके पास कोई, हमारे पास तंजीम है, ना हमारे पास कोई और लोगों में है, और दूसरा ये है कि हमारी इंतज़ामिया में करप्शन हद से ज़्यादा है और आम गरीब आवाम के कोई मसले हल नहीं हो रहे। तो सर, ये करप्शन जो है ये तो कब से रही है? ये तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि करप्शन शुरू से रही है। ये पीपल्स पार्टी पे एक किस्म का, वो बकौल पीपल्स पार्टी के अहदेदारान का ये है कि उन पर बहतान लगाया जाता है कि करप्शन हमारे ज़माने में की गई है, ये एक बहतान है, हालांकि करप्शन इससे पहले है। तो आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, इससे मुत्तफिक मैं नहीं हूँ। पहले करप्शन थी लेकिन पर्दे में होती थी, वो इतनी खुल के नहीं होती थी। अब तो ये है कि जो अफसर साहब, ब्यूरोक्रेट्स, उनके बाकायदा दलाल घूमते हैं ट्रांसफ़र के, पोस्टिंग के, इसके ऊपर भी ले जाती रुश्वत। और जो लोग थे आज कहाँ से कहाँ, 2 पट्टी के चप्पल पहनने वाले थे, आज बड़े बड़े महलों के मालिक हैं वो। तो करप्शन तो है, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बिलावल साहब गौर फिक्र कर रहे हैं या कुछ ऐसी कमेटी जो अपने ही बंदों के अगेंस्ट जो है कोई कदम उठा रहे हैं, आपको लगता है, या बिलावल कभी उठाएंगे? नहीं, मुझे ज़ाहिरी में तो अभी तक नहीं दिखा, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है। फिर मुझे यहाँ से पार्टी का टिकट दिया था बिलावल भुट्टो साहब ने 2018 के इलेक्शन में। तो मेरे खिलाफ पार्टी के जो नामनियात कारकुनों थे, उन्होंने ही मेरे खिलाफ काम किया, पीपल पार्टी के खिलाफ। पार्टी का टिकट था मेरे पास, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों का काम किया और पार्टी को हराई। यानी कि मैं हारा, उनकी बाकायदा तो मैं हारा, शिकस्त हुई मुझे, तो पार्टी की शिकस्त हुई ना, क्योंकि टिकट। अच्छा, फिर तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं थी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और दूसरे में पूरे सिंध में ऐसा है, एक सदर है लियाकत आसकानी और एक मेट्रोविल में जनरल सेक्रेटरी पठान कोई है। तो कोई पार्टी की मीटिंग में कोई नहीं आया। पार्टी की हमारी इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली, लेकिन ये 2 भी थे, ये भी कभी भी मेरे हल्के में मेरे साथ इलेक्शन में आए नहीं। तो इस तरीके से भी ना तंजीम है ना कुछ है। अभी बिलावल साहब और जरदारी साहब ने बेचारे जो फंसे, इसमें बिलावल साहब भी मसरूफ़ है इन चीज़ों में, तो अभी तक इनकी तवज्जो इधर नहीं गई। अगर ऐसा तवज्जो नहीं देंगे तो ये आप देखें कि अभी लाड़काना में जो इलेक्शन भी है, वहाँ GDA के उम्मीदवार हमारे अब्बासी साहब के बेटे, वो मुनव्वर अब्बासी के बेटे मरूम के, वो इलेक्शन जीत गए लाड़काना के अंदर। और बिलावल भुट्टो साहब लियारी जैसे में हार गए। लियारी जो गढ़ था पीपल पार्टी का, वहाँ उनको शिकस्त हो गई। तो किसी को कोई इसमें कोई वो पूछा नहीं इन्होंने किसी से कि भाई ये लोग क्यों हारे, क्यों नहीं। किसी को कोई ना एक्शन लिया किसी के ऊपर, ना किसी को कोई सज़ा मिली। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है, तासुर हमें दिया जा रहा है, हम देखने को मिल रहा है तासुर के बहुत ही मुतहरिक नज़र आ रहे हैं बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब इलेक्शन के दौरान, क्योंकि अभी बलदियाती भी ये इसकी आवाज़ें गूंज रही हैं कि बलदियाती इलेक्शनों में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से एक भारी अक्सरियत से कह रहे हैं कि अपने उम्मीदवार उतारेगी और उनमें इनकी जीत होगी। तो आप इससे सहमत हैं फैसलों से? पार्टी के पास जब तंजीम ही नहीं है तो कहाँ से कैंडिडेट खड़ी करेगी। और कराची के तो जो हालात है, या कराची की जो क़यादत है, वज़ीर वगैरह, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, तो क्या से वोट मिलेंगे। तो कराची से तो ये हम उम्मीद नहीं रख सकते कि ये जीते। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि अभी कराची में बारिशें हो रही हैं, तो दीगर जितने भी हमारे यहाँ पे वज़ीर हैं वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं पहले की हवाले से। पहले उनमें नहीं था इतना, लेकिन अभी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस पे कराची की आवाम फिर भी शिकायतें करती नज़र आ रही है। क्या वाकई कराची की आवाम को वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? कराची की आवाम का तो ऐसा है ना कि 1988 से जब MQM आई इलेक्शन में, जब से ही उन्होंने कराची का बेड़ा गर्क करना शुरू करा और 30 साल तक ये इक़्तिदार में रहे,
और 30 साल तक इन्होंने यहाँ से चंदे भत्ते गवर्नमेंट ये KMC में वाटर बोर्ड में भर्तियाँ दबा के कर दे, जहाँ 10 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 100 आदमी भर्ती कर दिए। अच्छा, वो ड्यूटियों पे भी नहीं आ रहे, ना इनके काम थे, सारा पैसा लंदन जा रहा था। बाकी जो लंदन भेजते थे, ये जो आज बड़े बड़े फारूक सत्तार साहब ने, ये हमारे, ये तो बाद में आया, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, दूसरे ये फारूक सत्तार के साथ जितने थे ये सारे, ये सब पैसे कमाने में लग गए। तो 30 साल में इन्होंने कराची का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन कराची के अवाम कहती है कि मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत काम किया है जब वो नाजिम थे, और कोई कराची की आवाम नहीं कर रही। डेवलपमेंट तो काम क्या करा है यार, ये तो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब जनरल ने पूरे पाकिस्तान में पैसे दिए और कराची में भी दिए, और ऊपर काम करने वाले थे लोग। तो इसमें मुस्तफ़ा कमाल का क्या था? कमाल कोई नहीं था कमाल उनका, उसके तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मैं दुआ देता हूँ। दूसरा, उस ज़माने में तो ऐसा था ना कि अल्ताफ़ भाई जिसके ऊपर हाथ रखे वो कारकुन, आम कारकुन भी ऐसा काम कर सकता था। तो फुल पावर था उनको, क्योंकि वो ये भी कमीशन उनको पहुंचाते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका गवर्नर इशरतुल इबाद साहब। तो सर पीपल्स पार्टी पे आते हैं दोबारा से। पीपल्स पार्टी अपना मयार जो है वो खो रही है कराची में भी, और अपने ख़ास तौर पे गढ़ से भी, यानी लाड़काना, आप कराची का इलाका लियारी, आपने लियारी से भी हार गए। तो इनको अब क्या करना चाहिए जिस पे उनका मयार दोबारा लोगों को यकीन आए पीपल्स पार्टी पे, या कोई ऐसा काम करना चाहिए? क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? पार्टी को सबसे पहले तो तंजीम बनानी चाहिए अपनी, वार्ड लेवल तक। भुट्टो साहब के दौर में वार्ड लेवल तक ऑफिस थी, वार्ड से लेके ऊपर तक। अभी कोई तंजीम नहीं है, तो तंजीम बनानी चाहिए अच्छे आदमियों की, जो मुखलिस लोग हो गए। लेकिन अभी क्या है कि जो सिफारशी इधर के उधर के जो बनाने वाले, अब बिलावल भुट्टो साहब तो हर एक को तो नहीं जानते ना। अब जो भी गया, अब दूसरा मैं हूँ तो मुझे किसी ने कुछ दे दिया, यहाँ से हवाई जहाज की इस्लामाबाद की टिकट दे दे या कहीं की दे दे, वो बन जाते। तो ऐसे काम नहीं चलता। तो इनको काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। सिंध के अंदर भी जो काम है तो वडेरे शाही है जिनको वो काम करते हैं। बाकी सिंध के आम आवाम तो गरीब, ना उनको नौकरी मिल रही है, ना आप देखेंगे वहाँ लाड़काने की क्या हालत है। ऐसे पूरे सिंध के भी हालत ऐसे ख़राब है। तो अभी तहरीक इंसाफ का और फेडरल गवर्नमेंट का और सिंध गवर्नमेंट का आपस में जो है एक तज़ाद चल रहा है काम के हवाले से, वो उस पर बहुतान लगा रहे हैं, ये इस पर बहुतान लगा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को आप कैसे देखते हैं? क्या वो पीपल्स पार्टी से बेहतर डिलीवर कर रही है या नहीं? नहीं, कराची में तो गवर्नमेंट है ही नहीं ना तहरीक इंसाफ की। तो 14 महीनों को यहाँ बल्दियाती लेवल पे तो कोई है नहीं। फंड तो सारे उनके पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास, तो उनको फंड तो मिलते नहीं है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट कह रही है, CM साहब खुद कह रहे हैं कि हम तो फंड्स दे रहे हैं इनको, और इनको बाहर से भी आ रहे हैं फंड्स वगैरह, तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं? भाई जो फंड इनको मिल रहे हैं वो अभी भी, जैसे ये अपने पीपल पार्टी भी जो काम कराती है ना, वो थ्रू DC कराती है, डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू। और डिप्टी कमिश्नर साहब का फिर वो पार्टी के लोगों को बुला लेते हैं। फिर जो पीपल पार्टी के लोगों जो ऑफिस बेरर है, उनको 2 आदमी है ना हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको बुला लिए। अच्छा, उनको काम दिए, काम कराए उन्होंने दिए। अब उसमें से काम होते ही नहीं है, आधे काम होते हैं, आधा कमीशन चला जाता है। कमिश्नर साहब भी खाते हैं, कमिश्नर क्या, डिप्टी कमिश्नर साहब भी खाते हैं, इनके SC साहब भी खाते हैं। तो जो फंड मिलता है उसका 40% लगता है, 60% कमीशनों में चला जाता है। तो कमीशन कौन खाता है ज़्यादा, ये कारकुन खाते हैं, फिर हमारे ये ब्यूरोक्रेसी खाती है, DC साहब है, ये वो दूसरे हैं सारे। इस तरीके से ये लोग चलेगा सर? ऐसा नहीं चल सकता। तबाह हो गए ना, अब क्या रहा है, बाकी क्या रहा है, तबाह तो हो गए। तो अभी इसको ठीक करने को मतलब कौन आगे बढ़े, कौन सी पार्टी? अब ये तो बिलावल साहब को सोचना चाहिए कि एक ज़माने में पीपल पार्टी थी, उस पार्टी को जैसे भुट्टो साहब ने चलाई, बेनज़ीर साहबा ने चलाई, और आवाम में निकले ना, खुद निकले आवाम में, इलाकों में जाए, आवाम में जाए, सिंध में जाए, कराची के काम कराए, जब आवाम को उनका होगा ना भाई। तो आपके इलाके में पीपल्स पार्टी ने कितने काम करवाएं, या आपने ही, आप क्योंकि जो है मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप अपने काम के हवाले से बताइएगा क्या क्या डिलीवर किया है? मैं तो भाई जब 85 में जब मिनिस्टर बना, तो मैंने मिनिस्टर बनने के साथ ही पूरे सिंध में मैंने तकरीबन 4000 नौकरियां दी, इंक्लूडिंग कराची। इसमें हर जबान का आ गया, उर्दू स्पीकिंग भी आ गए, ये भी आ गए, और दूसरी कौम के भी आ गए, पठान पंजाबी भी आ गए, सबको बिला तफरीक जो उसके लिए करता था
उसको सर्विस दी मैंने। इसी तरीके से मैंने अपने बल्दिया के अंदर गौसलीसा साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, तो बड़े मुतरक होते थे, तो यहाँ काम कराए मैंने। ये गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, ये यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए अस्पताल का काम शुरू हो गया था 85 ये नहीं, ये 86 में संग बुनियाद रखा था। गौसलीसा साहब यहाँ खुद आए थे, मिनिस्टर बन गया था मैं, तो यहाँ काम कराया मैंने। अभी सर महंगाई चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद देखा गया है कि बहुत सारी महंगाई उरूज पे पहुंच गई है। जरदारी साहब के दौर में यानी पीपल्स पार्टी के दौर में 2009 के बाद जब उनकी हुकूमत आई 2010, 11, 12, 13 जब तक उनकी चली, तो उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, उस वक्त यही मसले मसाइल थे। लेकिन अब जो पीक पे पहुंच गई है, तो इस पे अवाम क्या करे, अवाम को क्या चाहिए कि कौन सी तब्दीली देखे? तब्दीली की नारे जो है PTI ने लगाए, लेकिन अभी तक उनको और उल्टा उसका जो है भुगतना पड़ रहा है। पहले उनका पेट्रोल क्या था, आज कीमत देख लें, और नवाज शरीफ के दौर में या जरदारी साहब के दौर में क्या रेट्स थे, आज उससे तो डबल से ट्रिपल पहुंच गए हैं। तो इस पे अवाम का क्या कसूर है, अवाम की कौन सुनेगा? नहीं, इसमें देखें, मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि जब ये इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो इसको ये पता नहीं था कि इतनी वो है। तो हमारे नवाज शरीफ साहब ने और दूसरों ने जो पाकिस्तान को लूट के जो बाहर पैसा गया, तो यहाँ तो आपकी तो हालत ये थी कि आप तो कहा तो दिवालेपन होने वाला था। ये तो इन्होंने भाग दौड़ करके इधर से उधर से, सऊदी अरब से, चाइना से, कतर से, कुछ और जगह से पैसे लेकर उसको एडजस्ट करा, IMF वगैरह से करके। तो वो तो होना, कर्जे तो आज से थोड़े, पाकिस्तान बना जब से आ रहे हैं ना, वो जो कर्जे इनके दौर में मिलते रहे, नवाज शरीफ साहब ने ये सब कर्जे लेते रहे। और जो महंगाई का मसला है वक्ती तौर पर है, बाकी इंशाल्लाह सब हो जाएगा। आपसे अब जगह 3 सूबों में तो इनकी जैसे हुकूमत ही है, एक सूबे में अपने सिंध की है, तो ये सूबाई इंतज़ामिया की होती है के ऊपर, उसके ऊपर कीमतों की कंट्रोल करने के लिए। पहले जब होते थे हमारे दौर में तो ये डिप्टी कमिश्नर SDM वगैरह जाते थे, छापे लगते थे। तो अब तो ये हाँ तो इनके अंडर में, लेकिन वही रुश्वतखोरी है, अफसरशान रही, ब्यूरोक्रेसी है, सब रुश्वतखोर है, करप्ट लोग हैं। आने वाले वक्त में पूरी सियासत चेंज हो जाएगी, अब ये सियासत नहीं चलेगी। और ये जो महंगाई का भी है, अब तेल का है, अब तेल का भी ये है कि जो देना पड़ता है रेट, पैसे उनको लेने पड़ते हैं, वो तो पैसे देने ही पड़ेंगे जब वहाँ से तेल महंगा आएगा। तो अब गवर्नमेंट को ये भी तो करना है ना कि इसमें से जो टैक्स ऊपर से जो लेते हैं, और ये शुरू से ये लोग लेते आए हैं कि अगर 10 रुपये का पेट्रोल है तो 20 रुपये का करके देते हैं, उसमें से 10 रुपये इनको और कर्जे में भरने होते हैं। तो इस तरीके से ये तो चलता ही रहेगा, तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह अच्छा भी करेगा कभी ना कभी। तो सर ये कोरोना 3 से 4 महीने हो गए कोरोना आया हुआ है, हमें इस वबा का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने इस दौरान अपने हलके में कोई सोशल एक्टिविटी वगैरह की है? अगर की है तो इस पर थोड़ा बताएं हमें। नहीं, कोरोना में तो सोशल एक्टिविटीज़ क्या करनी थी, सबको तो हाँ राशन वगैरह ने वो तो दिया है, तो अब उसको क्या बताएं हम। पार्टी की तरफ से ये हुआ कि वो भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया, तो वो भी क्या हुआ कि ज़कात कमेटी का चेयरमैन पार्टी का कोई किसी को नामजद कर दिया और UC का चेयरमैन हो गया। अब वो वहाँ से अगर वहाँ से 100 बोरियाँ मिलनी थी, तो वो कमिश्नर साहब के वहाँ से, डिप्टी कमिश्नर के वहाँ से उनको 40 बोरियाँ मिली, तो कहाँ बांटेंगे? वो तो राशन सारा वो खा गए लोग, DC वगैरह ने, आवाम को नहीं मिला। ये तो सैलानी वाले हैं या दूसरी तंजीमें हैं, सैलानी वगैरह, JDC ने तो यहाँ नहीं दिया, उन्होंने उधर दिया है जहाँ, बाकी यहाँ सैलानी वालों ने ज़्यादा दिया है हमारे हल्के में। उन्होंने घर घर जाके देख के दिया है कि ये हकदार है कि नहीं है। जो हमारी आवाम है, ऑडियंस है, तो उसको कोई आखिर में कोई मैसेज देना चाहें कि आने वाले इलेक्शन या अभी बल्दियाती इलेक्शन का सुनने में आ रहा है? भाई आवाम को मैं ये कह रहा हूँ कि आपने MKM को भी देख ली, 30 साल तक वो महाजरों के नाम पर लूटते रहे कौम को, गोली पे चलती रहे, गोलियाँ मारते रहे, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, हैदराबाद का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, और आज भी ये लोग हैं और ये इनकी आदत नहीं जाएगी, ये जो है वो तो है ही। तो ऐसे लोगों को वोट देने चाहिए
कि जो देखे कि उनके इलाके के लिए बेहतर कौन है, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर, चाहे आज़ादी क्यों ना हो। पॉलिटिकल में अच्छा हो तो उसको देवे वोट। अभी आप देखें ना, ये के इलेक्ट्रिक का मसला था तो कराची की सारी पार्टियां निकल पड़ी थी। कराची का ये के इलेक्ट्रिक का मसला तो बहुत सालों से चला आ रहा है, और उसके अंदर भी उस दौर में जब ये के इलेक्ट्रिक का था तो उसमें भी MKM के बड़े बड़े लोगों के बच्चे, भाई भतीजे नहीं, बड़ी बड़ी नौकरियों पे अंदर रहे। ऐसे हमारे पीपल पार्टी के लोग भी अंदर भर्ती हुए। तो वो तो के इलेक्ट्रिक था, वो तो आज़ाद थी, वो तो कोई पूछती नहीं थी। अब देखें ना, सफाई के लिए ये अभी पैसे मिले, रुपए बजट इनको मिला, तो ये बजट का कुछ कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए इन्होंने थ्रू कमिश्नर साहब दे दिए। उन्होंने पता नहीं DC को दिए होंगे। एक भी नाला साफ नहीं हुआ। जब बारिशें हुई फिर कहते नाला साफ हो गया। अब ये क्या होगा कि जो वर्ल्ड बैंक की भी लोन मिली है, इसमें हमारे सिंध गवर्नमेंट भी और ये KMC को या डिस्ट्रिक्ट को जो मिले हैं, ये कहेंगे साहब ये हमने बजट लगा दिया, खर्चा हो गया, नाले साफ हो गए, तो पैसे सारे गए उनके। तो ये तो ऐसे काम नहीं होते ना बेटा। नौजवान काफ़ी सियासत में आने को बेताब हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो बहाल की जाए, उस पर काम किया जाए। तो आप इसके हक़ में हैं, और क्या भुट्टो साहब इसको, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यूनियन भी उन्हीं के दौर में ही बनी थी, तो वहीं से भुट्टो साहब भी आए थे, वहीं से आपके नहीं, भुट्टो साहब नहीं, भुट्टो साहब स्टूडेंट यूनियन से नहीं आए थे। भुट्टो साहब तो जैसे वहाँ से बैरिस्ट्री करके आए ना, तो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब थे जहाँ प्रेसिडेंट, तो उनकी जो बेगम थी नाहिद, वो भी ईरानी थी, और बेगम नुसरत भुट्टो साहब भी ईरानी थे, और वो दोनों सहेलियाँ थी। जब भुट्टो साहब वहाँ से ग्रेजुएशन करके आए, बैरिस्ट्री करके, तो उन्होंने कहा कि इनको लगा दें, तो उनको फिर मिनिस्ट्री में, अयूब खान की मिनिस्ट्री में वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए। हाँ, तो भुट्टो साहब की तो न्यूज़ सियासत हो ना। सर बहुत शुक्रिया आपका तफसीली गुफ्तगू करने का, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपने पर्दा भी उठाया, सियासी बात भी की पाकिस्तान के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, या MKM, या जिसकी भी जो भी कारकर्दगी रही है ख़ासतौर पे कराची में, आपने बहुत तफसीली बताया, इसका बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपने मुजाहिद साहब के व्यूज़ सुने, उनका तज्ज़िया सुना, उनकी सियासी करियर के हवाले से, उनके जो भी एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने एज ए पार्टी वर्कर स्टार्ट किया था, और वो मिनिस्टर भी रहा है, मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए थे, ये भी आपने सुने। अपने मेज़बान अली खुसरो को इजाज़त दें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।